गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होकर पदार्थ ने बड़े गैस के बादल बनाए, जिनसे तारे और आकाश गंगाएं पैदा हुई। ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय ऊर्जा भी मौजूद है, जिसका घनत्व अजीब तरह से समय के साथ नहीं बदलता। लगभग 9.8 अरब वर्षों के बाद ब्रह्मांड अंततः इतना विस्तारित हो गया था कि जिसके पदार्थ का घनत्व डार्क एनर्जी के घनत्व से कम हो गया। इससे वर्तमान में अंधकार ऊर्जा प्रधान युग की शुरुआत हुई। संयोग से डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है।
इस विशाल ब्रह्मांड में अपने लिए एक बहुत ही अनोखी स्थिति कायम करने के लिए इसकी विशिष्टता इसी पृथ्वी में जहां तक हम जानते हैं ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन शामिल है। ये अपनी पृथ्वी पर जीवन की कई सारी प्रजातियां हैं जिसमें कि हम सभी का नाम भी नहीं ले पाए। सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अंतरंग संबंध में रहती हैं और पनपती रहती हैं। हर एक अपने अस्तित्व और प्रसार के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है। अरबों वर्षों में हमारी पृथ्वी विस्तार करते रहने वाले ब्रह्मांड में लड़खड़ाती है। उस पर संपूर्ण जीवन के लिए एक जीवंत अंतरिक्ष यान दौड़े। इस अंतरिक्ष यान के 2/3 हिस्से पानी में ढके हुए और इसीलिए इस ग्रह को उसका नीला रंग दिया। यहाँ पर जीवन के प्रथम रूप दिखाई दिए। समुद्र के सबसे गहरे बिंदुओं से जीवन भूमि और सबसे ऊंचे पहाड़ों की ओर चला गया। पृथ्वी की गहराई में इसकी गर्म मैंटल और फिर बाहरी और आंतरिक कोर स्थित है। वहां का तापमान लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है, जो सूर्य की सतह के तापमान के लगभग बराबर है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आंतरिक कोर की सीमा पर तरल बाहरी कोर पृथ्वी के आंतरिक भाग के क्रमिक शीतलन के कारण प्रति अरब वर्ष लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा और ठोस हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी कोर में निर्मित कन्वेक्शन करंट्स अर्थात हमारे ग्रह की चुंबकीय फील्ड्स का निर्माण करते हैं। ये हमारे ग्रह के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र ही है, जो हानिकारक विद्युत चुंबकीय विकिरण को हम पर हमला करने से रोकती है। कल्पना कीजिए, यदि मात्र एक दिन के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड्स न होती तो सारा का सारा जीवन नष्ट हो गया होता। कि इसकी कई प्रजातियों के बच्चों का अस्तित्व हमेशा बना रहे। परंतु जैसे जैसे हम मनुष्य बड़े होते रहे, हम और भी अधिक शक्तिशाली होते गए। जब तक कि हम अपने ग्रह के प्रति अधिक सचेत नहीं होंगे, तो जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो अंततः हमें नष्ट भी कर सकता है। हम मनुष्यों को शक्तिशाली होने के बावजूद अपनी बढ़ती आबादी को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए पृथ्वी का शोषण करने के लिए अधिक मजबूर होना पड़ेगा और अपने मूर्खतापूर्ण उपभोग के कारण कई प्रजातियों को बर्बाद कर चुके हैं। पृथ्वी ने हमें पहले से ही चेतावनियां देना शुरू कर दिया है। प्रमुख जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय टोपी का पिघलना, जो कि हमारे मीठे या ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है, न केवल उसके भंडार को बर्बाद, जिसके फिर दूरगामी परिणाम होते हैं। हम अपनी भूमि के उपजाऊपन को कम कर रहे हैं और इसकी हमें उपज देने की क्षमता चिंताजनक दर से कम हो भी रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ आने वाले भविष्य में भोजन की कमी होना स्वाभाविक है, जिससे दंगे, युद्ध और अंततः संपूर्ण विनाश होगा। अभी भी समय है, जाग जाए। ये हमारा एकमात्र घर है। धरती माँ ने हमें जीवित रहने के लिए बहुत कुछ दिया है। इस दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक आदमी के लालच के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। आइए आज हम सब ये प्रतिज्ञा कर सुनिश्चित करें कि हम इस ग्रह को और भी अधिक सचेत बनाएंगे। ब्रह्मांड की विशालता और विभिन्न खंडों से होकर अपनी यात्रा के बाद जैसे ही हम खुद को अंतरिक्ष केंद्र की इस अद्भुत डोम गैलरी में पाते हैं,
आइए हम अपने ब्रह्मांड के सबसे दूर तक की यात्रा पर चले। आइए ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में हम स्वयं अपने आप को जरा देखें कि हम कहां खड़े हैं, हम क्या हैं और अपनी पृथ्वी के वायुमंडल की सुरक्षा को पीछे छोड़ते ऊपर उठते जा रहे हैं। हम खुद को खोजने के लिए अंतरिक्ष की दुर्गम ठंडक के माध्यम से यात्रा करें। हम नए अन्वेषक बनने जा रहे हैं जिन्होंने आगे बढ़ने से शुरू होने वाले 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। एक समय 9वें ग्रह समझे जाने वाले प्लूटो को अब हमारी ग्रह श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाता है। वास्तव में सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा पूर्ण वृत्त में नहीं बल्कि एक अंडाकार कक्षा में होती है। उदाहरण के लिए इस अंडाकार कक्षा का अर्थ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूरे वर्ष बदलती रहती है। सबसे निकटतम बिंदु को पेरिहेलियन कहा जाता है और सबसे दूर का बिंदु एफेलियन है। सूर्य के निकट पहुंचकर हम पृथ्वी पर समस्त अस्तित्व को कायम रखने वाली इस असीम अनुभव नहीं होगा, है ना? अभी आप जो देख रहे हैं वो जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट है। ये एक विशाल तूफान है जो 17वीं शताब्दी में दूरबीनों द्वारा खोजे जाने के समय से चल रहा है। हम इसमें बिल्कुल फंसना नहीं चाहेंगे, है ना? हमने बृहस्पति के कई अज्ञात और अब तक ज्ञात लगभग 80 चंद्रमाओं में से कुछ को पार कर लिया है। प्राचीन काल से मनुष्य रात के आकाश में बृहस्पति को देखता आ रहा है और उसने इसका नाम रोमन देवता के नाम पर रखा है। संस्कृत में हमारे ग्रंथों ने हजारों वर्षों से इस ग्रह की पहचान की है और इसे बृहस्पति कहा है। क्या आप जानते हैं प्रयागराज में प्रसिद्ध कुंभ मेला जो हर 12 साल में होता है वास्तव में सूर्य के चारों ओर बृहस्पति की यात्रा की समय रेखा का अनुसरण करता है। बृहस्पति अपनी एक परिक्रमा सूर्य के चारों ओर 12 वर्षों में पूरी करता है और इसी की स्मृति में कुंभ मेला हर 12 वर्षों में होता है। आइए हम अपने सौर मंडल के सबसे शानदार दृश्यों में से एक की ओर आगे बढ़ें। शनि ग्रह सैटर्न हमारे सौर मंडल के सबसे शानदार ग्रहों में से एक पृथ्वी से 1.4 अरब किलोमीटर की विशाल दूरी पर है। अपनी कक्षा में निकटतम दूरी पर भी ये अभी भी हमारी पृथ्वी से लगभग 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये सूर्य से छठा ग्रह है और हमारे सौर मंडल में हमारी पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना ज्यादा है। ये शनि ग्रह को हमारी पृथ्वी से लगभग 95 गुना अधिक विशाल बनाता है। अब हम अपनी पृथ्वी से 7 अरब किलोमीटर से अधिक दूरी पार कर चुके हैं। जैसे ही हम कुइपर बेल्ट में कदम रखते हैं हमें शनि के समान एक बर्फीला घेरा दिखाई देता है, लेकिन 20 गुना चौड़ा और कुछ स्थानों पर 200 गुना भारी है। अब हम पृथ्वी से 10 अरब किलोमीटर से अधिक दूरी पर इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में हैं। जैसे जैसे हम तेज गति से आगे बढ़ते हैं हम 100 अरब किलोमीटर दूर एरिस और सेडना नाम के बौने ग्रहों से गुजरते हैं। परंतु हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई है। हमने तो अभी तक अपने विशाल ब्रह्मांड की सतह को खरोंचा तक नहीं है। अब हम ऊंट बादलों के माध्यम से 1 ट्रिलियन किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा अब मैं आप सभी को इस ब्रह्मांड को इस यात्रा के रूप में अपने विचारों में अनुभव करने दूंगा।
जब आप खुद को इस अविश्वसनीय विशालता के साथ एक महसूस करेंगे। अपनी ब्रह्मांडीय यात्रा को जारी रखते हुए हमारा सामना प्रोसियोन, जिसे अल्फा कैनिस माइनोरिस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, हमारा सामना कैपेला से होता है, जो ओरिगा तारामंडल में एक प्रमुख तारा प्रणाली है। आगे बढ़ते हुए हम प्लीड्स क्लस्टर के पास पहुंचते हैं, जो ऋषभ यानी टॉरस तारामंडल में एक आश्चर्यजनक खुला तारा समूह है। इसे सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। प्लीड्स ब्रह्मांडीय सुंदरता और खगोलीय महत्वता को प्रदर्शित करता है। ओरायन तारामंडल में मौजूद एक मनोरम तारकीय नर्सरी, गैस और धूल का ये विशाल बादल लगभग 24 प्रकाश वर्ष दूरी तक फैला हुआ है और ये नए सितारों के जन्म स्थान के रूप में कार्य करता है। हम धनु यानी सजिटेरियस समूह का सामना करते हैं, जिसे मेसियर 22 के रूप में भी जाना जाता है, जो धनु यानी सजिटेरियस तारामंडल में एक गोलाकार तारा समूह है और इसे ज्योतिषीय प्रतीकवाद में अन्वेषण और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे M31 के नाम से भी जाना जाता है, जो इसे मिल्की वे आकाश गंगा की सबसे निकटतम स्पाइरल आकाश गंगा बनाता है। क्या आप जानते हैं, एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से भी बड़ी है। अब इन खगोलीय चमत्कारों, ब्लैक होल, तारकीय संस्थाओं को देखें, जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी तीव्र है कि इनसे कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं पाता है। इसकी पृष्ठभूमि में स्थित तारों की विकृति इसके अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले समय के फैलाव से उत्पन्न होती है। सुरक्षित दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका अत्यंत शक्तिशाली बल हमारे अंतरिक्ष जहाज को उनके गुरुत्वाकर्षण रसातल में खींच ले जाने का खतरा पैदा करता है। इससे पहले कि हम पृथ्वी पर वापस लंबी यात्रा करें, मैं आप सभी से कुछ देर के लिए यहां रुकने का अनुरोध करता हूं। हम अब उस घर से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। एक पृथ्वी वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यह 10 ट्रिलियन किलोमीटर की भारी भरकम दूरी है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी हो सकती है? यहां से हमारी पृथ्वी दिखाई भी नहीं देती। यदि हम पृथ्वी की ओर प्रकाश की एक किरण छोड़ें, तो उसे घर तक पहुंचने में 10 अरब वर्ष लगेंगे। हम जिसे अपना घर कहते हैं, जिसके लिए हम लड़ते हैं, युद्ध और तबाही मचाते हैं, जिस पर शासन करने के लिए हम अपनी परमाणु हथियारों को अपने अपने भंडारों में भरे जा रहे हैं, वो यहां की धूल के एक छोटे से कण के अलावा और कुछ है भी नहीं। ब्रह्मांड की इस पूरी योजना में, यहां तक कि जहां अभी हम खड़े हैं, हमारे सभी छोटे मोटे झगड़ों का कोई मतलब ही नहीं निकलता है ना? आइए अब हम अपने घर पृथ्वी पर वापसी की अपनी लंबी यात्रा शुरू करेंगे। ब्रह्मांडीय बाधाओं से भरे तेजी से बढ़ते हुए हम अपने आप को प्रकाश की गति से भी तेज गति से आगे बढ़ाते हैं और अपने ज्ञात ब्रह्मांड के किनारे पर स्थित अज्ञात क्षेत्रों की ओर एक असाधारण यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये अभियान उन असंख्य रहस्यों और संभावनाओं को उजागर करता है, जो हमारी वर्तमान समझ से परे इस विशाल ब्रह्मांडीय चादर में हमारा इंतजार कर रहे हैं।
first of all, good afternoon everyone. How are you all? That's great. Do you have your breakfast or not? Lunch का टाइम भी हो गया तो ये है ना? Okay. So this is our first zone. ये पहला जोन है. जोन का नाम आप ऊपर रीड कर सकते हैं क्या? क्या लिखा हुआ है? ध्यानचंद की जीवन गाथा, लाइफ ऑफ अ लेजेंड. तो यहाँ पे ध्यानचंद की पूरी बायोग्राफी आपको देखने को मिलेगी. हमें स्टार्टिंग से लेके उनके बर्थ से लेके डेथ तक के बारे में सारी चीजें यहाँ पे होती है. वैसे तो मैं आप लोगों को पता है कि कोई बता सकता है मेरे को ध्यानचंद जी के बारे में? और क्या जानते हो आप ध्यानचंद जी के बारे में? कोई ना बता सकता है? आवाज आ रही है पीछे तक मेरी? किसी को ही पता है ना? प्राउड की. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ओलंपिक कब हुआ था? 1936 में, जिसमें अगेन क्या किया इंडिया ने? गोल्ड मेडल जीता. जब तीसरी बार भारत ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, ये बर्लिन में हुआ था, तो यहाँ पर टोटल 11 देशों ने भाग लिया. तो जब इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया तो जर्मन ने भी पार्टिसिपेट किया था. जर्मन के डिक्टेटर था हिटलर, है ना? हिटलर ने इंडिया को चैलेंज किया था कि हम इंडिया वालों को 3 से ज़्यादा गोली करें. उसने क्या किया? स्टेडियम के बाहर बैनर बनवा के चिपका दिया था कि मेरे जो 3 से ज़्यादा गोलों इंडिया को नहीं करने देंगे. पता है इंडिया ने कितने गोल स्कोर किए? 38. जहाँ 3 गोल के लिए चैलेंज किया गया था, वहाँ पे जाके इंडिया ने 38 गोल स्कोर किया और अगेन एक गोल्ड मेडल अपने देश के नाम किया. जब तीसरी बार गोल्ड मेडल जीता ध्यानचंद जी ने, तो हिटलर ने ध्यानचंद जी को एक ऑफर दिया कि ध्यानचंद जी ने ये टर्न डाउन हिज ऑफर. उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने बोला मेरी सेवाएं मेरे देश के लिए, मैं किसी और देश की सेवा नहीं करूँगा. आफ्टर हिज रिटायरमेंट, जब वो आर्मी से रिटायर्ड हो गए, उसके बाद एक 1962 में NIS पटियाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में एज अ पेड कोच उन्होंने काम किया. वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, हॉकी खेलना सिखाया. उसके बाद 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के आयुर्वेदिक अशोक ध्यानचंद जी. अब अशोक ध्यानचंद कौन है, कोई बताएगा मुझे? अशोक ध्यानचंद कौन है? मेजर ध्यानचंद जी के बेटे हैं. ठीक है, ये भी एक हॉकी प्लेयर है. इन्होंने 1975 वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है. इसमें ध्यानचंद जी के बेटे अशोक ध्यानचंद जी ने. और ये सिस्टर अलाइव अभी भी नहीं है. हाँ जी, झांसी में ही रहते हैं. जो बॉल वहाँ पे लगी, आप उसमें उसका ऑटोग्राफ भी देख सकते हो. अशोक ध्यानचंद जी का आपके पीछे बड़ी सी बॉल रखी हुई है. ब्रिटेन जाइएगा तो उसमें देखिएगा, उसको बहुत सारे ओलंपियन के ऑटोग्राफ है. तो अशोक ध्यानचंद का है. में कोई ओलंपिक हुआ ही नहीं. क्यों नहीं हुआ? वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था. विश्व युद्ध तो सुना ही होगा. तो 40 और 44 में कोई आयोजित ही नहीं किया गया, वरना हो सकता था इंडिया फिर से जीत जाए. जब 48 में आयोजित किया गया तो ध्यानचंद जी ने क्या किया था? रिटायरमेंट ले लिया था हॉकी से. उन्होंने खेलना बंद कर दिया. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कब हुआ, कब से कब तक चला. यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कितने गेम्स थे. 3 मैचेस के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो. कौन सा मैच थे, वहाँ के स्टेडियम की फोटोज भी आपको देखने को मिल रही होगी. वहाँ देख सकते हो. नेक्स्ट यहाँ पे आप पार्टिसिपेटिंग गेम्स देख सकते हो. और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्रिकेट में 9 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया. कौन से कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया वो आप यहाँ देखोगे. 32 में only 3 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था. नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया. यहाँ पे 3 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, उसका रीजन भी नीचे लिखा हुआ है. ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? क्या था? देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं था यूएसए जाने के लिए.
और उनका क्या रिव्यू है कुछ एक आध दो बच्चे आप लोग यहाँ पे लगा लीजिए आराम से आराम से भाई आराम से उन्होंने मैचेस खेलना छोड़ दिए, जब वो थोड़ा ओल्ड एज में आ गए तो उन्होंने NIS पटियाला में एज ए चीफ कोच अपॉइंट उनको किया गया। वहीं पे वो हॉकी की ट्रेनिंग दे रहे थे। सारे छोटे बच्चे बड़े बच्चे जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट सीखने आते थे उनके, तो उन्होंने वहाँ से NIS पटियाला में एज ए चीफ कोच उनको अपॉइंट करके वहाँ से कई स्टेट की टीमों ने भी उनको मतलब स्टेट की टीम्स ने भी उनको दिया हुआ ट्रेनिंग। और जैसे कि हम
Yeah.